बेगूसराय के ऊर्जा की जय हो, बेगूसराय की मानवता की जय हो, बेगूसराय के नागरिकों की जय हो। और हमारी मांग को जो अनसुना करने की कोशिश करेगा उसके कान के नीचे, कान में सुनाना भी आता है और उसके कान के नीचे बजाना भी आता है, और वक्त आएगा तो वो भी करके दिखाया जाएगा। धरना प्रदर्शन बोले या उचित मांग को लेकर युवाओं को बैठा हुआ हम देख करके जो जोश देख रहे हैं, इस बीच में सबसे पहले मैं इस धरना प्रदर्शन और मांग को आयोजन करने वाले आप तब सभी आयोजकों को दिल से हम सैल्यूट करते हैं, दिल से हम सलाम करते हैं और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जो बेगूसराय की उचित मांग को लेकर के सभी नागरिकों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम बेगूसराय के लिए जो आज ये बीड़ा उठाकर यहाँ बैठे हैं, इस गर्मी में धूप में यहाँ जो बैठे हैं, आप सभी की ऊर्जा और आप सभी का जोश आगे बरकरार रहे, ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और मैं अपनी तरफ से ये भी बताना चाहता हूँ, आपकी इस उचित मांग को मेरे जैसे नागरिक का, मेरे जैसे व्यक्ति का पूर्ण समर्थन रहेगा, पूर्ण सहयोग रहेगा और दिल से हम आपके साथ मिल करके जो भी कदम बढ़ा सकते हैं वो हम अपना सौभाग्य समझेंगे। दिनकर की ये धरती है, दिनकर की इस धरती पर युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस क्रांतिकारी बेगूसराय की धरती पर, और वो जोश आप लोग दोबारा एकत्रित होकर के इकट्ठा प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिनकर की इस जी की ही दो शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने बहुत दिन पहले लिखा था, गरज कर बता सबको, गरज कर बता सबको, मारे किसी के नहीं मरेगा हिंद देश, लहू की नदी तैर कर आ गया है कहीं से कहीं हिंद देश, लड़ाई के मैदान में चल रहे हम लेके उड़ता निशान, खड़ा हो जवानी का झंडा उड़ा ओ मेरे देश के नौजवान। और ये आज उनकी ये पंक्ति सार्थक होती होती दिख रही है बेगूसराय की मांग के लिए, बेगूसराय के जो भी डिमांड्स हैं, और उस प्रयास में आपका ये कदम, आपकी ये ऊर्जा बहुत सार्थक साबित होगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। राजनीति के इस दौर में आप जिस मांग को लेकर बैठे हैं, पहले मैं दो शब्द उसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये मालूम पड़ा है कि आप लोग जिस विषय से चिंतित हैं वो आपके लिए नहीं है, आपके परिवार के लिए नहीं है, आपके सिर्फ समाज के लिए नहीं है, बल्कि इस मानव जाति के लिए ये जरूरी है कि आप जो मांग उठा रहे हैं, एक तो आप पर्यावरण के लिए उठा रहे हैं, एक मानवता के लिए उठा रहे हैं, और तब जाके आप नागरिकों को यहाँ की कंपनियों के माध्यम से रोजगार मिले, उसकी मांग उठा रहे हैं। देखिए, बियाडा जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हम लोग में से कोई भी जो यहाँ आज बैठे हैं, हम लोग बियाडा के खिलाफ में नहीं, ये बात सत्य है। बियाडा बिहार के औद्योगिक विकास के लिए बना हुआ कानूनी एक संस्था है, जिसको हम सभी लोग साथ भी देंगे, और हम सभी लोग चाहते भी हैं कि बियाडा बहुत आगे बढ़े और सब पूरे देश को बेगूसराय सहित उन्नत करे, बिहार भी उन्नत हो। लेकिन बियाडा के दायरे को समझना होगा। बियाडा जो कानूनी संस्था है, इसका दायरा क्या है? एक तो बियाडा जो है जमीन अधिग्रहण करके उसको औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए पहले उसमें प्रयास करता है, और तब बिहार राज्य के सामने प्रस्तुत करता है कि ये एरिया जो हमने एक्वायर किया, अधिग्रहित किया या पहले से है, उसको हमने विभिन्न औद्योगिक कारखानों के लिए अब ये बना दिया है। अब आप निर्णय लीजिए कौन से उद्योग यहाँ पे आने चाहिए, कौन से उद्योग नहीं आने चाहिए। तब होता है कि एक नीति बनाई गई है कि कम से कम 25% बियाडा की उस जमीन का जो कि सरकार के सामने पेश किया गया है, उसको लघु उद्योग या एमएसएमई के लिए खोल दिया जाए, और उसमें जो निकलता है एडवर्टीजमेंट के आधार पर, तो उसमें लोग अप्लाई करते हैं। उदाहरण के लिए, आप अगर खुद ही कोई फर्नीचर की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, फर्नीचर का शोरूम आपका बेगूसराय शहर में है,
और यहाँ आप फर्नीचर की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो आपको 5000 स्क्वायर फीट की जमीन की जरूरत है और आप वो खोज रहे हैं सरकारी रेट पर आपको कम दाम पे मिले ताकि आप उस फैक्ट्री से मुनाफा भी कमा सके और समाज का भी योगदान कर सके। तो बेआडा 25% जमीन का आवंटन, जो एक तरफ है एक्वायर करना और दूसरा तरफ जो रोल है आवंटित करना, उसमें वो एमएसएमईज को आवंटित करता है। ये नीतिगत हम बात बोल रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस विषय की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। अब होता है जो 75% जमीन है बेआडा की, वो जमीन बड़े उद्योगों या मध्यम उद्योगों को दिया जाता है, इसलिए इसको अनेक भाग में वर्गीकृत किया गया है। 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ और 20 एकड़, ये कैटेगरी बनी हुई है। अब कोई कोई उद्योग ऐसे होते हैं जो बेआडा के से आकर के वो लीज पर नहीं लेना चाहते हैं, सीधे वो बिहार राज्य से साठ-गांठ करके या तालमेल करके वो कंपनी आना चाहते हैं। तो चलिए, एक कंपनी मान लीजिए पेप्सी की आई, तो पेप्सी की कंपनी को पटना के बेआडा से बोल दिया गया आप बरौनी का जो ये बेआडा एरिया है वहाँ पर आपको जमीन आवंटित की जाएगी, आप प्रक्रिया का पालन कीजिए। तब उनके लिए होता है, अगर उनको 30 एकड़ जमीन की जरूरत है और उतनी जमीन यहाँ है उपलब्ध, तो 2 प्लॉट्स को मर्ज करके 20 एकड़ और 10 एकड़ को उनको अलॉट कर दिया जाता है। मतलब उनका ऊपर से जो आदेश है उस आदेश का पालन बेआडा करती है। इसमें भी जो इनकी जो कमेटी बनती है वो सेंट्रल कमेटी इसका निर्णय लेती है कि किनको इसका आवंटन किया जाए। सेंट्रल कमेटी ये देखती है सारे मानदंड, सारे मापदंड पूरे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। अब सवाल है, उस सेंट्रल कमेटी आवंटन के लिए बनी हुई सेंट्रल कमेटी में होता कौन है? तो होता भी वही है जो पहले पैरवी कर रहा है, जैसे बेआडा के एमडी, बेआडा के अन्य पदाधिकारी, बिहार सरकार के सेक्रेटरी, कुछ बिहार सरकार के कुछ अन्य पदाधिकारी, उद्योग विभाग के लोग, और ये सब मिल करके निर्णय लेते हैं। तो निर्णय लेने में हम ये नहीं कहेंगे कि वो दोषी होते हैं, लेकिन मानव के रूप में हम ये समझते हैं थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है। यहाँ तक तो बात ठीक है, बेआडा भी ठीक है, जमीन का एक्वायर करना भी ठीक है, जमीन का आवंटन करना भी ठीक है। खेल इसके बाद शुरू होता है, और वो खेल क्या है? जिन उद्योगों को बेआडा की जमीन पर अपना फैक्ट्री लगाने के लिए आदेश दे दिया गया या लीज कर लिया गया, अब खेल वहाँ होता है। वो कहीं और के कंपनी हैं, बड़े मालिक हैं, उसके जो देश के पूंजीपति हैं, वो अब अपना निर्णय लेते हैं कि उसमें काम करने वाला, रोजगार करने जिसको दिया जाए वो कौन व्यक्ति होगा। तो अब जो है हमारी मांग वहाँ पे आके खड़ी होती है कि अगर कोई कंपनी बेआडा के जमीन पर, जो बेगूसराय की जमीन है, जो बिहार की धरती है, जो इस भारत माँ की उर्वर जमीन हो सकती थी, आज औद्योगिक हुई है और वहाँ किसी पूंजीपति के द्वारा फैक्ट्री लगाई गई है, तो हमारी मांग, उचित मांग है कि कम से कम इसमें से 60-70% रोजगार लोकल लोगों को मिलना चाहिए। और ये मांग अगर नहीं होता है तो लोगों में आक्रोश होता है और उस फैक्ट्री के लिए, उस कंपनी के लिए क्षोभ व्याप्त होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब हुआ क्या है? पेप्सी की फैक्ट्री बनी, जिसके सामने आज आप लोग हैं, हम लोग हैं। अब कहा जाता है जैसे ही आप लोग मांग रखने लगे तो वहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया गया, हम वो सब चीज़ जो कागज पे होना चाहिए उसको कवर कर दिया गया, हम लोग ये सब कर रहे हैं। अरे भाई, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच हम लोग तो नहीं कर सकते। इसकी जांच कौन करेगा? बिहार सरकार कर सकता है, तो ये आरटीआई के दायरे में भी आता है। लेकिन चूंकि ये सारी निजी कंपनियां हैं तो सरकार का भी जोर सीमित स्तर पर ही होता है। इसलिए जरूरत है कि राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से इन पदाधिकारियों पर, जो इन कंपनियों के और फैक्ट्रियों के मालिक हैं या नौकरी कर रहे हैं, एमडी हैं और डायरेक्टर्स हैं, उन पे ये दबाव बनाया जाए कि आपको हमारी मांगों को पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो आप हमारा सहयोग हासिल नहीं कर सकते हैं। और तब आता है दूसरा मुद्दा कि जो दोहन हो रहा है इन फैक्ट्रियों के माध्यम से। आज देखिए,
भूमिगत जो जमीन है, अंडरग्राउंड वाटर, इस पहले क्या होता था, हम लोग के सबके घर में चापाकल है, चापाकल से पानी निकालते थे और पीते थे। आज आप लोग बताइए, चापाकल का पानी अगर आपके पास ये हो मौजूद ऑप्शन कि आपको आरओ का पानी उपलब्ध हो, तो क्या आप चापाकल का पानी पीना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो प्रदूषित हो चुका है, और वो प्रदूषित होने की एक वजह है अंडरग्राउंड वाटर के लेवल का नीचे जाना, और दूसरी वजह है उस अंडरग्राउंड वाटर का प्रदूषित हो जाना। जैसे कोई अगर जो सीवरेज बना हुआ है और सीवरेज के बगल में आप एक बोरवेल बना दीजिए, उसका जो पानी निकलता है उससे बदबू आती है। इसका मतलब है कि अंडरग्राउंड वाटर तो गया है, लेकिन जब जो हम पानी निकाल रहे हैं वो प्रदूषित पानी निकल रहा है। अब सवाल है, यहाँ पे द्वंद्व की स्थिति हो सकती है कि हम हमारी मांग को सोच के, कोई ये तो नहीं सोचता है कि हम लोग उद्योग के खिलाफ हैं, कोई ये तो नहीं सोचता है कि हम लोग विकास के खिलाफ हैं, कोई ये तो नहीं सोचता है कि हम लोग इनको देखकर जलन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। हम लोग चाहते हैं कि जो क्यूआर्स बनाए गए हैं इन कंपनियों के लिए, वो क्यूआर्स पूरे होने चाहिए। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको एक पेड़ काटने की अनुमति दी है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कानून के हिसाब से इनको 10 पेड़ लगाने का आदेश है। क्या ऐसा करते हैं? नहीं करते।